अच्छा बच्चे, एक तो ये अटेंडेंस बहुत कम है। 8 बच्चे अभी हैं। तो कोई बता दे कि सारे बच्चे किधर हैं। और ये कि आप लोगों का टेस्ट वगैरह कब हो रहे हैं, सब स्टेज है या मुझे नहीं आइडिया कि कौन सा टेस्ट है आप लोगों का। लेकिन ये था कि कुछ है जिसमें से बच्चे नहीं आ रहे। तो ये भी मुझे कोई कंफर्म करके बता दे कि टेस्ट वगैरह कब है। अच्छा जी, सब स्टेज है मंडे को। ठीक है बच्चे, आज बायोकेमिस्ट्री का टेस्ट था, स्टेज वेनेसडे को है। चले सही है, बच्चे जो नहीं आ रहे वो रिकॉर्डिंग लेक्चर देख लेंगे, जो आ रहे हैं अच्छी बात है। 30 मिनट का लेक्चर होता है तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगना होता इस पे। तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर भी दे दूंगा, तो वो उधर से देख लेना। और वैसे भी उन बच्चों की वजह से, और क्योंकि आप लोगों के भी टेस्ट हैं अभी इधर आए भी हैं, उनकी वजह से भी तो मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ। मतलब कि मैंने आज ख़त्म करना था मसल। तो एक तो मैंने कल की छुट्टी की, मैं कहा चलो बच्चे रिलैक्स हो जाएं, आज इब्रार पे ने क्लास नहीं ली। ठीक है, पढ़ाऊंगा भी थोड़ा सा कम ही, ताकि जो है वो आप अपने वो स्टेज वगैरह पे प्रैक्टिस करो। और मसल जो है इसकी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है ना, मैं वही करवा रहा हूँ खास तौर पे इस चैप्टर में। बाकी तो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है। इस चैप्टर में कुछ ग्राफ वगैरह हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एग्जाम से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत। तो वो हम कर लेंगे, वो बाद में करेंगे। फिलहाल जो चीज़ें एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है हम फिलहाल वही करेंगे, क्योंकि बच्चे भी नॉन सीरियस हैं और क्योंकि वो आ नहीं रहे थे इस वजह से। और दूसरा, ब्लड शुरू करना है हमने, तकरीबन मंडे को करेंगे ब्लड। ठीक है। और ब्लड से जो है आप लोग कोशिश करना कि आप लोग रेगुलर साथ साथ जो है वो क्लासेस लो, क्योंकि ब्लड जो है वो हमारा मेजर टॉपिक है। ठीक है, ये भी मेजर है। अगर आप मसल, ब्लड और हार्ट कर लेते हो ना, तो समझो आपने 60 कर लिया हो। तो अभी मैं शुरू करने लगा हूँ आज। कल मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, हमने किया था कि कॉन्ट्रैक्शन किस तरह होती है, और जनरल चीज़ें हमने पढ़ी थी कि एफएससी में हमने एक्टिन और जो मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं उनके बारे में हमने जो सिंपल चीज़ें पढ़ी थी। आज जो है वो हमने पढ़ना है कि उनकी मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है। ठीक है, कि मॉलिक्यूलर लेवल पे हम उनको किस तरह देखते हैं। ठीक है, ये जो आपको नजर आ रहा है ये है मायोसिन का फिलामेंट। ठीक है, ये मायोसिन फिलामेंट जो होता है ये मायोसिन मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है मायोसिन का। इस तरह के काफी सारे मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 200 मायोसिन मॉलिक्यूल अगर ये वाले मिले ना, तो ये एक जो है वो मायोसिन का फिलामेंट बनता है। ठीक है, ये 200 मॉलिक्यूल अगर मिले तो ये एक मायोसिन का फिलामेंट बनाएंगे। अब हमने देखना है कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर किस तरह का है। ठीक है, गाइटन जो है वो मैं आज यूज नहीं कर सका, मेरा ना लैपटॉप में थोड़ा सा मसला था। तो मैं आपको वो जो गाइटन की वर्डिंग्स दिखाता हूँ इधर से, तो वो ऐड नहीं कर सका। मैं बोल दूंगा, आप उसको नोट कर लेना। ठीक है, तो इधर चूंकि वो ये नेट की डायग्राम्स है तो इधर शो नहीं हो रहा कि गाइटन पे क्या लिखा हुआ है या वो चीज़ें, वो मैं बोल दूंगा, वो आप नोट कर लेना। अब पहली चीज़ ये है कि ये मायोसिन का मॉलिक्यूल जो है, आपको नजर आ रहा है कि ये दो चेन्स हैं। ठीक है, ये दो पॉलीपेप्टाइड्स और एक दूसरे के अंदर जो है वो रैप हुई है, जैसे हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ते थे। ठीक है, और ये जो दो से ग्लोबुलर हेड जो है वो इमर्ज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये दो टेल्स इधर शो की हुई है, उसमें दो पॉलीपेप्टाइड्स। और वैसे इसमें टोटल 6 पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं, आप कह सकते हो कि 6 चेन्स होती हैं। दो हैवी होती हैं और चार जो होती हैं वो लाइट होती हैं। ठीक है, ये जो ये एक दूसरे के अराउंड बाउंड की हुई है ना, वूंड की हुई हैं, ये है हैवी चेन्स। ठीक है, जो दो हैवी चेन्स होती हैं वो एक दूसरे के अराउंड कॉयल अराउंड करके टेल बना रही होती हैं और साथ में हेड्स भी बना रही होती हैं। ठीक है, तो ये क्या चीज है, ये दो उसकी हैवी चेन्स है। ठीक है, जो उसकी चार लाइट चेंज होती है ना, वो हेड के साथ जो है ना वो एसोसिएटेड होती है। ठीक है, आप अगर गाइटन अगर आपके पास है, अगर नहीं है तो बाद में देख लेना, अगर है तो अभी देख लो। फिगर 6.6 ए में देखोगे ना आप, तो आपको नजर आएगा कि उसमें एक टेल शो कर रहा है वो, साथ में जो हेड्स के साथ दो दो लाइट चेंज उसने शो की हुई है ना। तो इस तरह चार लाइट चेंज होती हैं। ठीक है, आप उधर से जो है ना देख लो। सही है, तो ये हमारे पास मायोसिन का मॉलिक्यूल हो गया। तो अब दोबारा बता देता हूँ कि मायोसिन के मॉलिक्यूल में हमने क्या क्या चीजें याद रखनी है। हमने याद रखना है कि मायोसिन का मॉलिक्यूल जो है वो 6 चेन्स पर मुश्तमिल होता है, 6 चेन्स होती हैं उसमें, जिसमें जो है वो दो हैवी होती हैं और चार जो होती हैं वो लाइट होती हैं। हैवी जो है वो कॉयल अराउंड करके टेल और फिर एक एंड पे हेड्स बना रही होती हैं, और जो लाइट होती हैं वो इन हेड्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं। वो चार होती हैं तो दो एक हेड के साथ और दो दूसरे हेड के साथ एसोसिएटेड होती हैं। ठीक है, तो ये है हमारा मायोसिन के मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग जनरल स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर आप उसी फिगर को देखो गाइटन की,
6.6 बी फिगर देखो, उसमें आपको नजर आ रहा होगा कि बहुत सारे मायोसिन मॉलिक्यूल ने मिलके एक इस तरह का ना मायोसिन का फिलामेंट बनाया हुआ है, ठीक है। और वो फिलामेंट ऊपर से एसोसिएटेड है एक्टिन के साथ, ठीक है। और उसमें आपको नजर आएगा ये जो प्रोट्रूडिंग चीज है ना, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है। इसमें आपने तीन चीजें याद रखनी है कि इनमें तीन पोर्शन होते हैं मेन। कौन कौन से होते हैं? एक तो ये हेड नजर आ रहा है आपको, ठीक है, ग्लोब्यूलर हेड्स। दूसरा ये जो एक्सटेंडिंग जो पोर्शन है ना, ये जो एक्सटेंड हो रहा है, इसको आर्म कहते हैं, ठीक है। और ये आर्म जहां से फिलामेंट से निकल रहा होता है ना, वहां पे एक फ्लेक्सिबल पोर्शन होता है जिसको हम हिंज कहते हैं, ठीक है। कितनी चीजें मैंने कहा याद रखनी है? एक हमने ये याद रखना है कि ग्लोब्यूलर हेड्स होते हैं, और हेड्स और टेल में दरमियान में ये जो एक एक्सटेंसिव सा पोर्शन है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं, ये है उसका आर्म, ठीक है। और आर्म जहां से इस फिलामेंट से बाहर प्रोट्रूड कर रहा है, जहां से ये फ्लेक्सिबल पोर्शन से बाहर को इमर्ज हो रहा है, उस छोटे से पॉइंट को हिंज कहते हैं, ठीक है। तो चंद एक चीजें हैं ये, इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बेसिस पे हमने इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हिंज इसका फ्लेक्सिबल पोर्शन है। अभी जब हम वॉक अलोंग थ्योरी पे जाएंगे ना, तो हम देखेंगे कि हिंज और इस आर्म का फंक्शन क्या होता है, और ये किस तरह जो है वो कॉन्ट्रैक्शन कर रही होती है, ठीक है। तो मायोसिन के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हमने देख लिया। चंद एक बातें थी कि चेन्स कितनी है? 6 चेन्स है। उसमें हैवी कितनी है? 2। लाइट कितनी है? 4। ये बातें याद रखनी है। फिर हेड कितने होते हैं? 2 ग्लोबुलर हेड्स हैं। हेड किससे इमर्ज हो रहे हैं, ठीक है, मतलब हेड के साथ जो प्रोट्रूडिंग पार्ट है उसको क्या कहते हैं? आर्म। और आर्म जो है वो मायोसिन के जो ये पोर्शन है फिलामेंट, उससे जहां से इमर्ज हो रहा है वहां पे फ्लेक्सिबल पोर्शन को हिंज कहते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने सिर्फ इसको रीड करना है और देखना है कि उसके कौन कौन से पोर्शन होते हैं। और ये जो मायोसिन के मॉलिक्यूल है, ये 200 के करीब मॉलिक्यूल मिलके क्या बना देते हैं? सिंगल मायोसिन का फिलामेंट। अब चलते हैं आगे, ठीक है। मायोसिन के बाद आपको पता है एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, इनको हम थिन फिलामेंट्स कहते हैं। इनमें 3 पोर्शन होते हैं, ठीक है। एक ट्रोपोमायोसिन होता है, एक ट्रोपोनिन होता है, ठीक है, और साथ में जो है हमारे पास एक्टिन होता है। सिंपल सी बात है। अब सबसे पहले हम एक्टिन को देख लेते हैं। जैसे मैंने वहां कहा कि मायोसिन का फिलामेंट मायोसिन मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होता है, तो ये पूरा जो आपको ये जो राउंड राउंड की फॉर्म में नजर आ रहा है ना, ये ठीक है, ये ऐसे एक चेन ये ऐसे आ रही है और एक ऐसे जा रही है, ये असल में पूरा एक एक्टिन का है फिलामेंट, ठीक है। इसके अंदर जो है ना, ये जो 2 चेन जिन्होंने एक दूसरे को वाइंड राउंड किया हुआ है, ये वाली, इनको हम कहते हैं एफ एक्टिन फिलामेंट, ठीक है, सॉरी एफ एक्टिव मॉलिक्यूल। जैसे वहां पे मायोसिन का मॉलिक्यूल मिलके क्या चीज बना रहा था? मायोसिन का फिलामेंट। यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट कौन बना रहा है? ये एफ एक्टिन मॉलिक्यूल। ये पूरा जो है ना, ये जो ऐसे आ रहा है, ये क्या चीज है? ये एफ एक्टिन मॉलिक्यूल है। फिर आपको नजर आ रहा होगा ये जो गोल तस्बीह के दानों की तरह ये जो पोर्शन है, ये गोल गोल, ये असल में उसी एफ एक्टिन के स्मॉलर यूनिट्स हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी बॉडी जो है वो ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म में फिर ऑर्गन सिस्टम आता है, उस ऑर्गन सिस्टम में फिर टिश्यू आता है, उस टिश्यू में बाद में क्या चीज आ रही होती है? सेल्स आ रहे होते हैं, और सेल हम कहते हैं जी बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। उसी तरह ये जो एक्टिन का एफ एक्टिन मॉलिक्यूल नजर आ रहा है आपको, ये एक एफ एक्टिन मॉलिक्यूल है। इस एफ एक्टिन मॉलिक्यूल के ऊपर ये जो स्मॉलर पोर्शन है, ठीक है, ये है असल में जी एक्टिन मॉलिक्यूल, ठीक है। ये पूरी चेन्स 2 जो हैं ऐसे एक दूसरे के अराउंड वूंड हो रही है, ये होती हैं एफ एक्टिन, और जो उसका स्मॉलर पोर्शन है ये जी एक्टिन है। आपको ये नजर आ रहा होगा कि जी एक्टिन पोर्शन पे एक डार्क स्पॉट नजर आ रहा है, ठीक है। ये असल में एक्टिव साइट्स हैं। हम जब भी कॉन्ट्रैक्शन का जिक्र करते हैं, हम कहते हैं जी ट्रोपोनिन के साथ एक चीज कैल्शियम बाइंड करती है, कैल्शियम बाइंडिंग होने से कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आती है, ट्रोपोमायोसिन डिस्प्लेस होते हैं और यहाँ आके मायोसिन के हेड्स लगते हैं और कॉन्ट्रैक्शन होती है। हम कहते हैं बार बार हम कहते हैं एक्टिव साइट्स अनकवर्ड, एक्टिव साइट्स अनकवर्ड। असल में वो एक्टिव साइट्स ये होती हैं, ये जो आपको डार्क पोर्शन नजर आ रहा है। और ये किसके ऊपर है? ये जो जी एक्टिव मॉलिक्यूल है उसके ऊपर क्या चीज है? उसके एक्टिव साइट्स हैं, ठीक है। असल में एक्टिव साइट्स की को जनरल तो हम एक्टिव साइट कहते हैं, इसमें मॉलिक्यूल कौन सा आता है? एडीपी अटैच हुआ होता है, ठीक है। तो जी एक्टिन पे जहां पे एडीपी अटैच है ना, ये जो डार्कर पोर्शन है, इधर एडीपी अटैच है। एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एडीपी क्या होता है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो यहाँ पे जी एक्टिन जो है ना, उसके ऊपर क्या चीज अटैच है? एक एडीपी अटैच, और वो क्या बना रहा होता है? उसकी एक्टिव साइट। दोबारा बता देता हूं, एक्टिन एक पूरा फिलामेंट है जो कि एफ एक्टिन
मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये क्या चीज है, ये एफ एक्टिन का एक मॉलिक्यूल है। ये इसमें ना, ये आपको जो स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, आपने इसको इसको कंसिडर नहीं करना। ये ट्रोपोमायोसिन है और ये ट्रोपोनिन है, ये अलग चीजें हैं। मैं सिंपल इसकी बात कर रहा हूँ। ये क्या है, ये एफ एक्टिन मॉलिक्यूल है, और ये एफ एक्टिन मॉलिक्यूल स्मॉलर जो उसकी पार्ट्स हैं उस पर मुश्तमिल होता है, जिसको जी एक्टिन मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, और जी एक्टिन मॉलिक्यूल के ऊपर ये एक्टिव साइट्स नजर आ रही है डार्कर में, जहां पे एडीपी अटैच होता है, तो ये उसकी एक्टिव साइट्स हैं। एक्टिन के बारे में हमने इतना कुछ याद रखना है। आगे क्या चीज है, ट्रोपोमाइसिन। ट्रोपोमाइसिन फिगर से नजर आ रहा है, और हमने पढ़ा भी हुआ है कि ट्रोपोमाइसिन जो है ये कवर कर रहा है एक्टिव साइट्स को। और यहाँ भी देखो ट्रोपोमाइसिन ने क्या किया हुआ है, ये यहाँ पे देखो पूरी पूरी एक्टिव साइट्स को उसने कवर किया हुआ है। तो आपने सिंपल चीज याद रखना है कि इसकी भी दो पॉलीपेप्टाइड्स है, जिन्होंने एफ एक्टिन मॉलिक्यूल को जो है वो कवर किया होता है, स्पाइरली उनके साथ एसोसिएटेड होता है। और कवर किस चीज को किया होता है, एक्टिव साइट्स ऑफ द जी एक्टिन। जी एक्टिन के ऊपर एक्टिव साइट्स उसने उसको कवर किया हुआ है। फिर आपको ये कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है, ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर वाजे नहीं है, हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं अगली स्लाइड में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक समझ आई ना, कोई मसला हो तो पूछ लेना। अब देखो, ये हमारे पास ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन जो होता है ना, ये तीन पोर्शंस पे मुश्तमिल है, सही है। तीन तरह का है। एक है ये देखो ट्रोपोनिन आई, एक है ट्रोपोनिन टी, और एक चीज क्या है, ट्रोपोनिन सी। टी देखो ट्रोपोमाइसिन के साथ एसोसिएटेड है, ट्रोपोनिन आई देखो एक्टिन के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, और सी जो है देखो इधर से लिखा 4 कैल्शियम। सी किसके साथ एसोसिएटेड है, 4 कैल्शियम के साथ। होता असल में क्या है, हम बार बार कहते हैं ना कि वो इधर असल में कैल्शियम, 4 कैल्शियम आके इससे सी से कंबाइन करते हैं, और इसके स्ट्रक्चर में आती है चेंज। उस स्ट्रक्चर की चेंज से क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल है ट्रोपोनिन का, चेन से इस ट्रोपोमायोसिन को डिस्प्लेस करता है। ये जो एक्टिव साइट्स हैं ये अनकवर्ड हो जाती हैं, और यहाँ पे आके मायोसिन के हेड लगते हैं, और क्या चीज हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस। अच्छा, यहाँ पे एक बात जो बुक में नहीं लिखी हुई, ये ट्रोपोनिन सी का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये रिजेंबल करता है कालमोडलिन के साथ। कालमोडलिन का जिक्र हमने कहाँ किया था, स्मूथ मसल में। हम कहते थे कि स्मूथ मसल में कैल्शियम आउटसाइड से इनसाइड आता है, और वो किससे कंबाइन करता है, ट्रोपोनिन सी के साथ। और जब उससे कंबाइन करता है, सॉरी कालमोडलिन के साथ कंबाइन करता है, और फिर वहां पे क्या होते हैं, काइनेज एक्टिवेट होते थे। वो फंक्शन था स्मूथ मसल में। उस प्रोटीन का स्ट्रक्चर इस ट्रोपोनिन सी से बिल्कुल रिजेंबल कर रहा था, बाकियों से नहीं, आई से और टी से नहीं, इस सिंपल सी के साथ कंबाइन करता है, क्योंकि ये भी कैल्शियम के साथ कंबाइन हो रही है और वो भी कैल्शियम के साथ कंबाइन हो रहा होता है। ठीक है, यहां तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, कि मायोसिन फिलामेंट मायोसिन मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल है। उसके बाद एक्टिन क्या चीज होती है, ठीक है, एक्टिन का फिलामेंट, और एफ एक्टिन और जी एक्टिन क्या होता है, और उसके ऊपर एक्टिव साइट्स होती हैं जी एक्टिन के ऊपर, ये देखा हमने। फिर हमने ट्रोपोमाइसिन को देखा कि उसने दो चेन्स है, उन्होंने क्या किया हुआ है, एक्टिव साइट्स को कवर किया हुआ है, जो कि जी एक्टिन के ऊपर है। फिर हमने ट्रोपोनिन का स्ट्रक्चर देखा कि ट्रोपोनिन तीन तरह का होता है, आई, टी और सी। टी विद ट्रोपोमाइसिन, आई विद एक्टिन, और सी विद ट्रोपोनिन, सी विद कैल्शियम। अब याद रखने का तरीका ये कि देखो, टी में टी है तो ट्रोपोमाइसिन से कंबाइन कर रहा है, जिसे ये सिंपल याद रखने का तरीका है। और आई देखो एक्टिन, आई टिन में भी है एक्टिन में भी है, तो ये वाला आई मतलब ट्रोपोनिन आई किसके साथ है, एक्टिन के साथ है। और ट्रोपोनिन सी मतलब सी है, तो ये कैल्शियम के साथ कंबाइन कर रहे हैं। यहां तक हमने मायोसिन का क्या चीज याद कर ली, मायोसिन, एक्टिन और जितने भी थिन और थिक फिलामेंट की मॉलिक्यूलर बेसिस है, कि मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर हम उनको डिस्कस करें तो वो किस तरह के हैं, तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं वॉक अलोंग थ्योरी के ऊपर। वॉक अलोंग थ्योरी असल में एक ऐसी थ्योरी है जो कि एक्सप्लेन करती है एक मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल को। ठीक है, वॉक अलोंग, सबसे पहले हमने ये देखना है कि नाम से हमें क्या चीज जाहिर हो रही है। वॉक अलोंग का मतलब होता है साथ साथ चलना। ठीक है, तो अब हमने ये देखना है कि स्केलेटल मसल में कौन सी चीज किसके साथ चल रही है। ठीक है, और इसको वॉक अलोंग क्यों कहते हैं, इसीलिए कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि किसी चीज के साथ 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 चल रहा होगा। ठीक है, अब होता क्या है, हमने पढ़ा कि जब ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम कंबाइन करता है, ट्रोपोमायोसिन डिस्प्लेस होता है, एक्टिन की जो साइट्स होती हैं वो अनकवर होती हैं, तो मायोसिन का जो हेड होता है ना, ठीक है, ये वाला पोर्शन हेड्स, ये अटैच होते हैं किसके साथ, एक्टिव साइट के साथ। अच्छा, यहाँ एक चीज हमने मिस कर दी, क्रॉस ब्रिजेस का वर्ड्स हम अक्सर सुन रहे होते हैं। ठीक है, हम कहते हैं जी क्रॉस ब्रिजेस असल में अटैच होते हैं उसके साथ, एक्टिन की एक्टिव साइट के साथ, और कॉन्ट्रैक्शन होती है।
तो क्रॉस ब्रिजेस होते हैं ना, वो हेड्स अकेलों को नहीं कहते। हेड के साथ अगर जब हम आर्म को मिला देते हैं ना, कहते हैं हेड प्लस आर्म, फिर हम कहेंगे कि ये क्रॉस ब्रिजेस है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि वॉक अलोंग थ्योरी क्या है। वॉक अलोंग थ्योरी में पहले मैं इसका जनरल मैकेनिज्म बताता हूँ। होता क्या है कि जब कैल्शियम कंबाइन करता है और एक्टिव साइड जो है वो अनकवर्ड होती है, तो मायोसिन का जो क्रॉस ब्रिजेस होते हैं वो असल में अटैच होते हैं उस एक्टिव साइट के साथ, और वो पुल करते हैं टुवर्ड देयर आर्म्स, ठीक है। ये क्या चीज है, ये आर्म है। जब ये उधर ऊपर अटैच होंगे, मिसाल के तौर पर ऊपर एक्टिन है यहाँ पे, तो ये एक्टिन की साइड से कंबाइन होंगे, तो ये आर्म की तरफ इधर को क्या करेंगे, इधर को क्या करेंगे, पुल करेंगे। इस पुलिंग से क्या होता है, वो जो एक्टिन का फिलामेंट होता है वो वॉक अलोंग कर रहा होता है। ये ऊपर देखो, इधर आपको नजर आ रहा होगा, ये हेड है, ये इसके साथ अटैच होकर इसको इस साइड पे देखो पुल कर रहा है, ठीक है, और अपने साथ इसको लेके चल रहा है। तो ये इससे आपको समझ आ रहा होगा कि ये वॉक अलोंग को वॉक अलोंग भी कहते हैं, और मैकेनिज्म टेक्स प्लेस किस तरह हो रहा होता है, ठीक है। अब हम इससे पहले जनरल देखते हैं, फिर हम इसका एटीपी के लास्ट इसका रेफरेंस देखेंगे, एटीपी की यूटिलाइजेशन है वो किस तरह हो रही होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है कि उसके साथ जो है वो उसकी हेड्स कंबाइन किए, कंबाइन करने के बाद वो पुल किए, ठीक है, टुवर्ड द आर्म। इस एक पुलिंग को हम पावर स्ट्रोक कहते हैं। एक सिंपल पुलिंग जिसने एक दफा उसने अपनी तरफ पुल किया, इसको हम क्या कहते हैं। एक सेकंड रुकना, मेरा जरा कनेक्शन लॉस हो रहा है, होल्ड करें जरा। हाँ जी। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि जो हेड होते हैं, आपको आवाज आ रही है ना सबको, तो बता दे, आवाज आ रही। यस सर। अच्छा, आ रही आवाज। तो मैंने आपको बताया कि जो क्रॉस ब्रिजेस होते हैं वो एक्टिव एक्टिव साइड से कवर अटैच होते हैं। अटैच होने के बाद वो टिल्ट करते हैं, पुल होते हैं टुवर्ड द आर्म। ये आर्म है, ठीक है, इधर देख लो इस स्लाइड में, ये अटैच होंगे इधर एक्टिव साइट के साथ और पुल करेंगे, टिल्ट करेंगे टुवर्ड आर्म। और मायोसिन का ऊपर जो एक्टिन का फिलामेंट होगा वो इसके साथ वॉक अलोंग कर जाएगा, ठीक है। इस टिल्टिंग को हम पावर स्ट्रोक कहते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं कि एडीपी और एटीपी का यहाँ पे क्या रोल होता है। दो दो चीजें आपने याद रखनी है, दो जगहों पे एटीपी यूज होता है, ठीक है। एक तो उसने जो कॉन्ट्रैक्शन करवानी है, उसने जो पावर स्ट्रोक करवाना है, पावर से आपको नजर आ रहा है, वहां पे एटीपी चाहिए होगा। फिर आपने रिगर मोर्टिस पढ़ा था, आपने कहा था कि रिगर जो है वो स्टिफनिंग को कहते हैं, और मोर्टिस मतलब डेथ, और रिगर मोर्टिस मतलब स्टिफनिंग आफ्टर डेथ। वो हम क्यों कहते हैं, हम कहते थे कि मायोसिन के जो क्रॉस ब्रिजेस हैं वो असल में डीटैच नहीं होते फ्रॉम द एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। तो उनकी चूंकि डीटैचमेंट नहीं होती, तो मसल क्या रहता है, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहता है आफ्टर डेथ, उसको हम रिगर मोर्टिस कहते थे। क्यों कहते थे, क्योंकि एटीपी की वहां पे कमी हो जाती है आफ्टर डेथ। तो हमें यहाँ पे दो जगह पे एटीपी चाहिए, एक पावर स्ट्रोक के लिए, दूसरा डीटैचमेंट के लिए, ठीक है। अभी आप इस फिगर को मैं यहाँ पे रोक लेता हूँ, बल्कि इधर नहीं, ये देखो, यहाँ पे देखो, आपको नजर आ रहा है कि अभी तक हेड जो है ना उसके साथ अटैच नहीं हुआ, ठीक है। और उसने ऑलरेडी एडीपी और फास्फेट जो है उसके साथ अटैच है, लेकिन एटीपी की फॉर्म में अटैच नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एटीपी नहीं है बल्कि एडीपी है और इनऑर्गेनिक फास्फेट है, दोनों अलग-अलग टूटे हुए हैं। असल में होता क्या है कि हेड्स के अटैच होने से पहले पहले एटीपी क्लीव हो चुका होता है, ठीक है। एटीपी को क्या कर दिया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है, लेकिन वो उसके साथ अटैच रहते हैं, उसकी एनर्जी स्टोर्ड रहती है, ठीक है। जब ये क्लीव हो जाते हैं, फिर क्या होता है, ऊपर से आके कैल्शियम लगता है, एक्टिव साइट अनकवर होती है, फिर जाके हेड्स अटैच होते हैं, और फिर पावर स्ट्रोक होता है। और उसकी एनर्जी कहाँ से आती है, स्टोर्ड जो की थी ना हमने इनकी क्लीवेज से, उस स्टोर्ड एनर्जी को यूज करके पावर स्ट्रोक होता है। अब यहाँ पे पावर स्ट्रोक हो गया, ठीक है, एक एटीपी हमने क्या कर लिया, यूज कर लिया। अब हमने क्या करना है, हमने इस मायोसिन के जो हेड है उसको डीटैच करना है इस एक्टिन से। तो दूसरा एटीपी क्या करेगा, इसके साथ आके लगेगा
और डिटैचमेंट में हेल्प करेगा। अभी आप गौर से देखना इसको, देखो ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, या उसके साथ एटीपी आके लगा तो फौरन क्या हो गया, डिटैचमेंट। ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए चुप कर रहा हूं, आपने इसको ये जो उसकी अटैचमेंट और डिटैचमेंट हो रही है ना, आप उसको गौर से देखना है, उसको समझो, फिर मैं आगे चलता हूँ। और मुझे बता देना कब आगे चलूं, इसको एक दफा देख लो ये किस तरह उसकी अटैचमेंट डिटैचमेंट हो रही है। हाँ जी बच्चे, चलूं आगे? चलें, सही है। अच्छा जी, ये उसी इस स्लाइड में उसी चीज को उसने दोबारा एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, ये साइक्लिक प्रोसेस होता है, ठीक है, एक चीज जो टेक प्लेस हो रही होती है दोबारा फिर उधर से ही वही चीज आगे चल रही होती है, सही है। अब हम चलते हैं जी, व्हाट इज फैन इफेक्ट। ये सिंपल सी बात है। अब जब हम ज्यादा वर्कआउट करते हैं तो हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो इधर उसने यही बात लिखी हुई है, ग्रेटर द अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड ग्रेटर द अमाउंट ऑफ एटीपी क्लीव्ड। ठीक है, जितना ज्यादा हम वर्क परफॉर्म करेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, उतना ज्यादा एटीपी क्लीव होंगे। ये क्या चीज है, फैन इफेक्ट, कोई मुश्किल बात नहीं है, सही है। अब आगे जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब जाहिर बात है, हमने ऊपर वॉक लॉन्ग थ्योरी में पावर स्ट्रोक में भी एटीपी यूज किया, ठीक है। फिर आपको याद होगा जब हमने कॉन्ट्रैक्शन करवाई थी, एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग में, तो वहां हमने एटीपी पंप यूज किए थे कैल्शियम को दोबारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डालने के लिए, वहां पे भी हमने एटीपी यूज किए थे। तो जाहिर बात है उसके लिए कहीं ना कहीं से तो एनर्जी चाहिए। तो सोर्सेज हैं डिफरेंट किस्म के। एक तो है एटीपी। एटीपी मतलब स्टोर्ड फॉर्म में एटीपी के, जो हमने सेल में एटीपी प्रोड्यूस किया, सेल ने यूज किया, यूज करने के बाद कुछ एटीपी होते हैं ना वो स्टोर्ड फॉर्म में पड़े होते हैं सेल में ऑलरेडी। वो जो एटीपी स्टोर्ड होते हैं ना, वो 1 से 2 सेकंड के लिए तो कॉन्ट्रैक्शन करवा देते हैं, फिर क्या होता है, फिर हमें कोई ना कोई और सोर्स ढूंढना पड़ता है। जैसे कि अगला सोर्स है फास्फोक्रेटिन। फास्फोक्रेटिन क्या करता है, 5 से 8 सेकंड, 5 to 8 सेकंड तक कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। अच्छा, ये सिर्फ फास्फोक्रेटिन नहीं है, एटीपी और फास्फोक्रेटिन दोनों को मिला के अगर हम देखें ना, तो 5 से 8 सेकंड तक क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है। अगला सोर्स है ग्लाइकोजिन। बुक में लिखा है ग्लाइकोलिसिस। आपने एफएससी में चैप्टर नंबर 11 पार्ट 1 में एक प्रोसेस पढ़ा था कि पहले ग्लाइकोलिसिस होती है, फिर शायद पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन होती है, उसके बाद टीसीए साइकिल चलता है, ठीक है। जो वहां पे ग्लाइकोलिसिस था, आपने देखा वहां पे ग्लूकोज टूटता है और उसके टूटने से क्या प्रोड्यूस होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। उसके बाद हम चलते थे, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म होता था टीसीए साइकिल में, ठीक है, क्रेब्स साइकिल में, और उसमें भी एनर्जी प्रोड्यूस होती थी। लेकिन ग्लाइकोलिसिस में मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 6 से 8 एटीपी बनते थे, या 2 एटीपी बनते थे या 4, मुझे कंफर्म नहीं है, इतने होते थे। लेकिन जब हम नीचे पढ़ते थे तो हम कहते थे कि उसमें को 25, 26 के 36 के करीब क्रैब साइकिल में बनते थे। आप याद कर लेना, जिन्होंने लेक्चर लिए होंगे उनको याद होगा, मुझे काफी दिन हो गया एमडी कैट के लेक्चर लिए हुए। तो बताने का मकसद ये है कि जो ग्लाइकोलिसिस में जो एटीपी प्रोडक्शन थी ना, वो थोड़ी सी कम होती है, और आगे जो क्रैब साइकिल होता है उसमें एटीपी की प्रोडक्शन क्या होती है, ज्यादा। तो जो ये मैंने वर्ड गलत लिख, ग्लाइकोजिन भी ठीक है, यहाँ पे मुझे प्रॉपर वर्ड लिखना चाहिए था ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस जो है वो 1 मिनट तक जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। 1 मिनट तक क्या कर सकता है, एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। फिर मैंने लिखा है ग्लूकोज। असल में बुक कहती है ग्लाइकोजिन की ग्लाइकोलिसिस, मतलब कि अगर हम ग्लाइकोजिन को यूज करें और उसकी ब्रेकडाउन करें तो 1 मिनट तक एनर्जी मिल सकती है। लेकिन अगर हम ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म करें, ये ग्लूकोज यहां से मैं रिमूव कर देता हूं, यहाँ पे ग्लूकोज नहीं है, ठीक है, यहाँ पे है ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। किसी को याद है ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म क्या चीज है? जो टीसीए साइकिल में हम ऑक्सीजन की मौजूदगी में प्रोसेस टेक्स प्लेस हो रहा होता था, वो था ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। वो क्योंकि ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस कर रहा था, उससे जो है वो 2 से 4 घंटे तक जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन हो सकती है। अच्छा, ये सोर्सेज जो है ना, आपने इसको रीड करना है। इसमें याद करने वाली चीज सिर्फ यही है कि एटीपी कितना, स्टोर्ड एटीपी कितने टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्शन करवा सकती है, फास्फोक्रेटिन और एटीपी दोनों मिलकर कितने टाइम के लिए करवा सकती हैं,
ग्लाइकोजिन अगर होगा तो वो कितने टाइम के लिए करवा सकता है, 1 मिनट के लिए, और अगर ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म होगा तो वो 2 से 4 घंटे तक कॉन्ट्रैक्शन करवा देगा। अच्छा, अब मैं आप एक ना जनरल मिसाल देता हूँ कि एक बंदा उसने क्या किया, एक्सरसाइज शुरू की, ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उसको पेन होना शुरू होगी मसल में, और उसने क्या किया, मसल जो है थोड़ी देर और उसने एक्सरसाइज की तो फिर प्रॉपर उसको पेन होना खत्म हो जाती है। अगर हम किसी पेंडू बाबे से पूछें कि बाबा जी बताएं इसको क्या हुआ है, तो वो कहेगा पुत्र एदा जिस्म सी पहले ठंडा, जो इन्हें वर्जिश की थी फिर ना जिस्म हो गया गर्म, इसलिए बाद इन्हें पेन खत्म होगी। लेकिन अगर मैं आप लोगों से पूछूं, मेडिकल स्टूडेंट से, कि आप बताओ कि इसकी प्रॉपर रीजन क्या है, तो कोई बता सकता है कि उसकी रीजन क्या है? एनीवन? क्योंकि हमने जो है वो लॉजिक और मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग बात करनी है, हमने ये थोड़ी ना कहना है कि जिस्म ठंडा हो गया या गर्म हो गया। कोई बता सकता है या मैं बताऊं? हाँ जी, ये मुनीबा ने बताया कि पेन तो लैक्टिक एसिड अकोमोलेशन से होती है, बिल्कुल सही बता रही हो आप। अच्छा, और पेन वापस दोबारा रिवर्स क्यों हो जाती है, तो उसकी रीजन ये होती है, सेकंड ईयर में जब आप पढ़ोगे ना मेटाबॉलिज्म इसका, कार्ब्स के ना सेकंड ईयर में आते हैं वो, प्रॉपर एक मेटाबॉलिज्म होगा वो हमने रीड करना होता है। फर्स्ट ईयर में तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, आगे मेटाबॉलिज्म आता है। तो उसमें वो बताते हैं कि जो ग्लूकोज है ना, उसको हम दोबारा रीजनरेट भी कर सकते हैं। अगर हम एक्सट्रीम जब एक्सरसाइज करते हैं ना, मतलब एक पहले पेन हुई दोबारा एक्सरसाइज की, तो जो लैक्टिक एसिड अकोमुलेट हुआ था वो दोबारा क्या होता है, दोबारा उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, प्रॉपर इसका जो है ना वो साइकिल वो आप सेकंड ईयर में देख लेना। अभी सिर्फ इतना ये ध्यान में रखो कि क्या होता है कि लैक्टिक एसिड दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और जब ग्लूकोज में दोबारा लैक्टिक एसिड कन्वर्ट होता है तो दोबारा फिर ये वाला ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म जो है ये दोबारा हम जो है वो अक्वायर कर सकते हैं, टीसीए साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाता है, दोबारा प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि पहले पेन हो रही होती है, फिर क्या होता है वही लैक्टिक एसिड से ग्लूकोज बन जाता है, ठीक है, और उससे क्या होता है फिर पेन होना खत्म हो जाती है, क्योंकि प्रॉपर जो है वो हम सही सोर्स से जो है वो एनर्जी हासिल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपने जो रीजन बतानी है लोगों को, या आपसे कोई पूछे कि डॉक्टर साहब मैंने पहले पेन हो रही सी होन नहीं हो रही की वजह है, तो आपने ये नहीं बताना कि जी ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ जिसम पहले गर्म सी और ਹੁਣ ठंडा हो गया, नहीं, बल्कि आपने बताना है। अच्छा, उनको वैसे तो आप यही बताएंगे, लेकिन अगर मेडिकल का बच्चा आपसे कोई पूछे तो आपने मेडिकल वाले को तो यही बताना है ना कि पहले लैक्टिक एसिड था, ये लैक्टिक एसिड ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, दोबारा नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। आखिरी चीज ये लिखी हुई है कि जी, आखिरी बात कि ग्लाइकोजिन इज बेटर टू फोल्ड। जो ऊपर फास्फोक्रेटिन का सोर्स था ना, वो था 5 से 8 सेकंड के लिए, और ग्लाइकोजिन जो दूसरा सोर्स था वो 1 मिनट के लिए था। वो ज्यादा बेहतर क्यों होता है? क्योंकि ये एनारोबिक भी हो सकता है, ऑक्सीजन की जरूरत ना भी हो तो फिर भी ये टेक्स प्लेस हो सकता है, और इससे जो एटीपी की फॉर्मेशन है ये 2.5 टाइम्स ज्यादा होती है। तो ये एक सिंपल एमसीक्यू के लिए बात मैंने आपको बता दी है। जनरल आपने एनर्जी के सोर्सेज में सिर्फ ये याद रखना है कि एटीपी स्टोर्ड कितना टाइम के लिए कर सकता है, फास्फोक्रेटिन कितने के लिए कर सकता है, ग्लाइकोजिन कितने के लिए कर सकता है, और टीसीए साइकिल वाला ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म कितने के लिए कर सकता है, और फास्फोक्रेटन से ग्लाइकोजिन वाला सोर्स बेहतर क्यों होता है, क्योंकि ये एनारोबिकली टेक्स प्लेस होता है, और एटीपी की फॉर्मेशन इसमें 2.5 टाइम्स ज्यादा होती है। बाकी आपको मैंने वो एक जनरल एक एग्जांपल बता दी कि वो पेन वाली, वो आप अपने जनरल नॉलेज के लिए ध्यान में रख लो, और ये फैनी फैक्ट एमसीक्यू में आ जाएगा। ये एससीक्यू है आपका पूरा वॉक लॉन्ग थ्योरी, ये पूरी आप रीड करोगे, एट द एंड आपको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बस आपने जेन में रखना ये है कि इधर जो एटीपी है वो ऑलरेडी क्लीव हो चुका होता है, और उसके बाद डी अटैचमेंट के लिए एक और एटीपी चाहिए होता है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। फिर आपको मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बता दिया कि मायोसिन का किस तरह का होता है, ठीक है, एक्टिन का किस तरह का होता है, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन का किस तरह होता है। और ये एक्स्ट्रा बात यहाँ पे मैंने बताई कि ट्रोपोनिन सी जो है वो कल इसका स्ट्रक्चर कालमोडलिन के स्ट्रक्चर से मिलता है, दोनों के साथ कैल्शियम बाइंड करते हैं। आज का लेक्चर हुआ खत्म। किसी को कोई समझ नहीं आई तो वो मुझसे करे। अच्छा जी, ये बच्चे मैं आपको ना बताता हूँ, 1 मिनट और 16 सेकंड रह गए हैं वो मीटिंग खत्म होने में। मीटिंग खुद ब खुद जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो मैं आपको इधर ग्रुप में मैं बता देता हूँ। बाकी और भी किसी का क्वेश्चन है तो वो ग्रुप में आके पूछ ले, सही है। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखो, ठीक है।